तो देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम दर्शकों का, अपने तमाम पैनलिस्ट का सादर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस देश का इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय पर विषय तय करता है। साथ ही साथ हम देश के कोने कोने से दर्शकों को जोड़कर उनकी राय पर ही बहस को आगे बढ़ाते हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, देश की सबसे बड़ी बहस में उनको शामिल करते हैं। आज सबसे पहले देख लेते हैं आपने कौन सा विषय चुना है बहस के लिए। अब जल्दी ही उत्तर प्रदेश जैसे बड़े चुनाव आने वाले हैं, इसके राजनीतिक संकेत अभी से देखने को मिल गए हैं। भारत में राजनीति सोई भी जाती है और जी भी जाती है। इसका उदाहरण हमें आज देखने को मिला जब एकाएक दल बदल होने लगे। तो सवाल यह है क्यों मची है पार्टियों में भगदड़। इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाना चाहा है। आज मुकुल राय जो भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, टीएमसी में फिर से शामिल हो गए। टीएमसी में नंबर 2 हुआ करते थे, बीजेपी में आए थे 2017 में, फिर अब टीएमसी में वापस शामिल हो गए। तो बीजेपी में भी हलचल हुई। उधर जितिन प्रसाद एक ऐसे नेता जो गांधी परिवार के बेहद करीबी, राहुल गांधी के नजदीकी और जिन्हें फ्यूचर ऑफ कांग्रेस बताया जा रहा था, उन नेताओं में से 2 नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ जितिन प्रसाद, ये लोग अब भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। सचिन पायलट नाराज चल रहे हैं, मिलिंद देवड़ा की तरफ से भी ऐसे संकेत आ रहे हैं। तो फ्यूचर ऑफ कांग्रेस का क्या होगा, इस पर भी बात होगी। साथ ही साथ ये भी चर्चा होगी कि क्या दल बदल सिद्धांतों के आधार पर होते हैं, विचारधारा के आधार पर होते हैं। आज इस बढ़ रहे सवाल पर भी बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले बहस को आगे बढ़ाएं, मैं अपने 2 सबसे खास मेहमानों से आपको मिलाऊं। संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेश जी दोनों मेरे साथ जुड़ गए हैं। संबित जी भी जुड़ गए हैं, सुप्रिया भी जुड़ गई हैं। लेकिन उससे पहले आप जानते हैं देश की बहस में हम सवाल पूछते हैं। आज का सवाल क्या है, ग्राफिक्स के जरिए वो देख लेते हैं, उसके बाद हम बहस को आगे बढ़ाएंगे। आज का सवाल सबसे बड़ा ये है कि क्या दल बदल वैचारिक आधार पर होता है। हम जल्दी से आपको दिखाते हैं आज का सवाल क्या है जिस पर अपने को राय देनी है। क्या दल बदल करने वाले दल सत्ता के लिए ऐसा करते हैं, हाँ या नहीं। आप जानते हैं वोटिंग कैसे की जाती है, मैं उसके आपको सिलसिलेवार तरीका नहीं बताऊंगा, आप स्क्रीन पर ग्राफिक्स में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले शुरुआत सुप्रिया जी से करूंगा। सुप्रिया जी, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं, आजकल वो तस्वीर बड़ी वायरल है और उस पर सवाल हो रहे हैं। जिस तस्वीर के अंदर मैं चाहता हूं वो तस्वीर स्क्रीन पर दिखाई जाए, जिसमें मिलिंद देवड़ा खड़े हुए हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया खड़े हुए हैं, जितिन प्रसाद खड़े हुए हैं, साथ ही साथ सचिन पायलट खड़े हुए हैं। 2 अब बीजेपी में जा चुके हैं, तीसरे नाराज है जिनको प्रियंका गांधी ने बुलाया है। आखिर फ्यूचर ऑफ कांग्रेस में इस तरह की हलचल क्यों मची है। आप भी लगभग उसी एज ग्रुप से आती हैं जिसमें ये तमाम नेता है। क्या दिक्कत है कांग्रेस में ऐसी इन पंक्ति के नेताओं की। सारे सवाल नजर आते हैं जो आप कह रहे हैं कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये अपने इंडिपेंडेंट डिसीजंस हो सकते हैं और लोग कुछ सैद्धांतिक लड़ाई लड़ना चाहते हैं, कुछ नहीं लड़ना चाहते, कुछ सत्ता के लिए जाते हैं। जो जाते हैं वो भी मित्र हैं, जो रह जाते हैं वो दुश्मन नहीं हो जाते, जो जाते हैं वो दुश्मन नहीं हो जाते, जो रह जाते हैं वो मित्र हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी तस्वीरों में आपको कुछ तस्वीरें मुकुल रॉय और अमित शाह जी के साथ फूल वूल प्रदान करते हुए, मोदी जी के साथ, योगी और मोदी जी की आत्मीयता को आज जरूर दिखाइएगा, क्योंकि योगी जी तो सूबे के मुख्यमंत्री हैं और उत्तर प्रदेश में जो राजनीतिक माहौल रस्साकशी चल रही है वो भी दिखाना जरूरी है। मुकुल रॉय को भी दिखाना जरूरी है, नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान जी को भी दिखाइए, येदियुरप्पा जी और ईश्वरप्पा जी को भी दिखाइए, आज तो वसुंधरा राजे जी और सतीश पुनिया जी को भी दिखाइए, CRR पाटिल जी को भी दिखाइए और विजय रूपाणी जी को भी दिखाइए। तो किसी भी राजनीतिक संगठन में मतभेद हो सकते हैं, डिसेंट हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकता है। हमारे यहाँ क्योंकि ऐसी स्वतंत्रता है, हम ये बात खुलकर कह सकते हैं। बाकी जगहों पर मजल कर दी जाती है, दमन कर दिया जाता है उन बातों का। लेकिन बातें दमन करने से दमन हो तो नहीं जाती ना दीपक जी। आप तो इतने एक्सपीरियंस वाले पत्रकार हैं, आपने तो कितनी सरकारें बनते बिगड़ते देखी है। उत्तर प्रदेश और दिल्ली में जो अभी रस्साकशी और तनातनी चल रही है वो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। आपने बड़ी सरकारें और बड़ी पॉलिटिक्स कवर करी है। क्यों 3 बार न्योता ठुकराने के बाद योगी जी अब आए? क्यों AK शर्मा जी के साथ उनकी तनातनी चल रही है? AK शर्मा जी को गृह मंत्री उन्होंने नहीं बनाया लाख कहने के बावजूद। क्यों ब्रजेश पाठक जी ने चिट्ठी लिखी? क्यों केशव प्रसाद मौर्य जी और दिनेश शर्मा जी कोविड की टीम में ही नहीं है मुख्यमंत्री की? क्यों 200 MLAs विधानसभा के अंदर बैठ के मुख्यमंत्री के खिलाफ धरना देते और चिट्ठी लिखते हैं? तो ऐसे तमाम वाक्य हैं। क्यों एक विधायक ये कहने को भाजपा का उत्तर प्रदेश में मजबूर है कि अगर मैं बोलूंगा तो मेरे ऊपर देशद्रोह का मुकदमा हो जाएगा? राकेश राठौर जी सीतापुर वाले, लोकेंद्र सिंह जी लखीमपुर वाले, उन्होंने भी यही कहा है। केसर सिंह जी बेचारे तो स्वर्गवासी हो गए ये कहते कहते। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बातों का जवाब जो है
वो पार्टी के नेतृत्व से आना चाहिए, वो नहीं आएगा भाजपा में। हम ये रस्साकशी और तनातनी देखते रहेंगे और मीडिया कांग्रेस से सवाल पूछता रहेगा और हम सवाल का जवाब देंगे। लेकिन यही सवाल आप भाजपा से पूछिए और उनसे पूछिए कि अंतरकला और सर फुटअव्वल का रीजन क्या है। मैं आशा करती हूं कि जवाब मिलेगा। संबित पात्रा जी, आप बताइए, हमने इनके घर की बात की, इन्होंने आपका घर दिखा दिया। अब मुझे बताइए, मेरी साड़ी तेरी साड़ी से सफेद क्यों? देखिए दीपक जी, बिल्कुल सही कहा गया कि आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं और आपने हम सब से बहुत ज्यादा राजनीति बहुत करीबी से देखा हुआ है। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल, देखिए हम तो वो पार्टी हैं, हम तो अभी केवल सत्ता में आए हैं। अधिकांश समय हमने विपक्ष में बिताया है, हमने ट्रेजरी बेंच में अपना समय नहीं बिताया है। दीपक जी, आप बताइए, महत्वपूर्ण पत्रकार के रूप में कितने बड़े नेता, कितने दिग्गज नेता हमारे छोड़ करके सत्ता के प्रलोभन के कारण से या किन्हीं भी कारणों से दूसरे पार्टी में चले। देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई छोटे व्यक्ति नहीं, कोई साधारण नेता नहीं, एक लेगेसी है। उनके पिता माधवराव सिंधिया कांग्रेस के एक दिग्गज नेता, राजीव गांधी के एक तरह से राइट हैंड हुआ कर। जितिन प्रसाद व्यक्तिगत रूप से चलिए आप उनको यंग टर्क कह सकते हैं, मगर उनका भी एक लेगेसी है। उनके पिताजी जितेंद्र जी किस प्रकार से राजीव गांधी और कांग्रेस के एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं, ये भी हम जानते हैं। सचिन पायलट भी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, उनके पिताजी राजेश पायलट इत्यादि का एक इतिहास रहा है। हेमंत बिश्व शर्मा, जिसको कि कांग्रेस ने एक तरह से साइड कर दिया, कांग्रेस के अध्यक्ष से वो मिलने गए तो कांग्रेस के अध्यक्ष 1.5 वर्ष बाद हेमंत बिश्व शर्मा से मिले, और किस प्रकार से मिले ये तो आप भी जानते हैं कि अपने कुत्ते के साथ उन्होंने ज्यादा समय बिताया, बशर्ते कि हेमंत बिश्व शर्मा जी के साथ समय बिताने का। उसका नतीजा भी आपने देखा है। देखिए, ये जो पलायन की राजनीति है, ये आप जानते हैं दीपक जी की जो राजनेता होता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता है, हम सब जानते हैं कि किस पार्टी का भविष्य क्या है। बीजेपी में 50 वर्षों तक कोई छोड़ के इसलिए नहीं गया क्योंकि हाँ, उनको लगा कि भविष्य तो इस पार्टी की है, क्योंकि हमारे पास नेतृत्व भी है, हमारे पास नीति भी है, दशा भी है, दिशा भी है। वक्त लगेगा मगर ठीक हो जाए, हम सत्ता में आएंगे। आज भी जैसे कहीं बताया गया कि हो सकता है हमारे परिवार में रस्साकसी हो, मैं नहीं जानता हूं, मैं इसका खंडन करता हूं, मगर फिर भी चलिए मान लीजिए कि रस्साकसी भी हो रहा हो। अगर रस्साकसी भी हो रहा हो, फिर भी आपने एक भी नेता को देखा जो छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम रहा हो? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि भविष्य कहां है और भविष्य कहां नहीं। बिल्कुल सही है, लोकतंत्र में रस्साकसी होना चाहिए, मगर छोड़ के दूसरे नाव में तभी जाना होता है जब एक नाव का जो सवारी होता है वो जानता है कि दिस बोट इज विदाउट अ कैप्टन, इसका कोई नेता नहीं है, इसका कोई भविष्य नहीं। एक नाव जिसमें कोई खेवैया नहीं हो, एक नाव जिसमें कोई नाव को चलाने वाला नहीं हो, अगर आप उसको भवसागर में छोड़ देंगे और केवल प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान हमें पार लगा दो, भगवान बहुत बड़ी चीज होती है, वो तो चाहे तो किसी की भी पार लगा सकते हैं। मगर आज कांग्रेस पार्टी जो बिना नाव के, वो नाव भी टूटा हुआ है, बिना नेता के वो नेता भी आज गायब है। 1.5 वर्ष से उस पार्टी का कोई अध्यक्ष नहीं है। आपको क्या लगता है कौन रहेगा उस पार्टी में? धीरे धीरे पलायन तो होगा ही। कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। जिसको वाकई अध्यक्ष बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, G23 तो खुद लिख रही है चिट्ठी कि वी वांट अ वर्किंग प्रेसिडेंट। और देखिए, कपिल सिब्बल, मनीष तिवारी, गुलाम नबी आजाद, पता नहीं आप और कांग्रेस के प्रवक्ता उन्हें कैसे आंकते हैं। मैं तो मानता हूं वो कांग्रेस के बड़े नेता है। कहां है कांग्रेस का वर्किंग प्रेसिडेंट? इतना सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं, वर्किंग प्रेसिडेंट दीजिए, कीप योर फॉक्स टुगेदर, आप अपने लोगों को अपने पास रखिए, हमें क्या करना है उससे। ठीक है दीपक जी, मैं आ जाऊं? ठीक है, उस पार्टी का काम कैसे चलेगा? इन्होंने आपके अपनी साड़ी ज्यादा सफेद बता दी है संबित पात्रा जी ने, तो मुझे ये बताइए कि वो नाव कैसे चलेगी जिसमें माझी ही ना हो? संबित पात्रा लॉजिकल सवाल उठा रहे। उनके लॉजिकल सवाल का पहले मैं एक बात बता दूं। मैं तो बड़ी हतप्रभ हूं कि ये कह रहे हैं ऐसी बातें। यशवंत सिन्हा जी का नाम याद होगा, अरुण शौरी जी का नाम याद होगा, शत्रुघ्न सिन्हा जी का नाम याद होगा, मुरली मनोहर जोशी जी का नाम याद होगा, और बड़े सर्वसम्मान से कहती हूँ अडवाणी जी का भी नाम याद होगा। इन सबको घर बिठाने का काम किसने किया और क्यों किया गया? और ऐसा किया गया कि यशवंत सिन्हा जी ने तो बड़े दुखी मन से ये कह दिया कि भाई हम तो ब्रेन डेड हो गए मोदी जी के लिए। अरुण शौरी जी जो इतने बड़े समर्थक थे, उनको दरकिनार कर दिया गया। और क्या क्या बातें इनके सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री से लेकर विदेश मंत्री और विफलताओं की प्रतिमूर्ति बनी
फाइनेंस मिनिस्टर के बारे में कहते हैं वो मैं क्यों बताऊं, वो तो इन्हीं के सांसद हैं। तो इन सब लोगों के साथ क्या हुआ, थोड़ा अवलोकन इसका भी कर ले। राजीव प्रताप रूडी और दीपक जी, आप तो तब बड़े यंग होते थे, अटल जी की कैबिनेट में एविएशन देखते थे, उनको घर बिठा दिया इन लोगों ने, उनको मंत्रालय नहीं दिया। जयंत सिन्हा ने, क्योंकि उनके पिताजी इनसे सवाल पूछते थे, उनको मंत्रालय नहीं दिया गया। अब कुछ रस्साकशी अनुप्रिया पटेल जी को लेकर चल रही, भाई यूपी का चुनाव नजदीक आ रहा है तो देखिए शायद उनका बेड़ा पार हो। मैं 2-4 चीजें पूछना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि 1.5 महीने से, और मैं बड़ी आहत होकर पूछती हूँ, देखिए प्रधानमंत्री तो हमारे सबके हैं ना, सिर्फ भाजपा के प्रधानमंत्री तो नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ दीपक जी, पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं किया, उत्तर प्रदेश में 1.5 महीने से जो तनातनी चल रही थी दिल्ली के साथ, उसके चलते प्रधानमंत्री मोदी जी की तस्वीर सारे सरकारी विज्ञापनों से गायब हो गई। वो 1.5 महीने बाद कल पुनः अवतरित हुई है जब योगी जी दिल्ली पधारे हैं। अभी तक ट्विटर हैंडल पर वो आए नहीं है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, जरा मैं ये भी जानना चाहती हूँ। AK शर्मा जी को दूध बना के भेजा गया, 4 दिन तक योगी जी उनसे मिले नहीं थे, और अंततोगत्वा जब मिले तो उनको 2 टूक कह दिया, मैं आपको मंत्री नहीं बनाऊंगा, आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के साथ मीटिंग करना बंद करिए, जो वो मोदी जी के निर्देशानुसार कर रहे थे। भाई मैं फिर से पूछती हूँ, ब्रजेश पाठक जी के चिट्ठी लिखने का क्या मतलब है? संतोष गंगवार जी बड़े कद्दावर मंत्री रहे भाई, अब तो उनको घर बिठा दिया गया, उन्होंने चिट्ठी लिखी है। पचौरी जी इनके MP है, कौशल किशोर जी इनके MP है, किन किन ने चिट्ठी नहीं लिखी है? लेकिन वही है, हम दूसरे के घर में झांकेंगे, हमारा अपना घर भले शीशे का बनाओ, हम दूसरे क्या पत्थर फेंकेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, हमारी बड़ी चिंता रहती है भाजपा को, तो मैं पुनः कहूंगी, जैसे आपने खंडन कर दिया, मैं भी सफेद सपाट खंडन इसलिए करूंगी इस बात का, क्योंकि जिन लोगों की, जिसको आप ये लोग और आप लोग मीडिया में बहुत G23 कहते हैं, उसमें से गुलाम नबी आजाद साहब तो मैम के, सोनिया जी के कोविड-19 टास्क फोर्स के अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें तमामों लोग शामिल हैं। पृथ्वीराज चौहान जी को एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उसमें से कितने लोगों से बात हुई? और कपिल सिब्बल जी का, क्योंकि इन्होंने शायद नाम लिया था अभी यहाँ पर, मैं उनको जरूर ये पूछना चाहती हूँ, कपिल सिब्बल जी का बयान तो सुना ना होगा ना, उन्होंने कहा ओवर माय डेड बॉडी आई विल गो टू अ पार्टी लाइक द BJP। इतना वो आपको घृणित समझते हैं, इतना वो समझते हैं कि आपकी आइडियोलॉजी इतनी गिरी हुई है। ये कपिल सिब्बल जी का बयान है, मेरा नहीं है। कल बड़े महीनों बाद, और रीता बहुगुणा जोशी जी कल काफी चैनल्स पर एक के बाद एक चैनल पे जा रही थी और बात कर रही थी, और आवेश में आके उन्होंने बोल दिया, उन्होंने सचिन जी को फोन किया। सचिन जी ने क्या कहा? उन्होंने सचिन तेंदुलकर को फोन किया होगा, मुझे नहीं किया होगा, मुझे उनकी फोन करने की हिम्मत नहीं है। बड़ा अच्छा लगा रीता जी को देख के, यूपी से है, लेकिन अब वही है, अब वो अंतर्गत चली गई, अब वो गायब हो गई, अब वो तभी निकाली जाएंगी जब यूपी पे इनको कुछ और करना रहेगा। तो ये जो अवसरवादी राजनीति है, हमारे ऊपर सवाल ना उठाइए, अपने सवालों का जवाब दीजिए। क्यों यशवंत सिन्हा जी को, अच्छे खासे वित्त मंत्री थे, अच्छी खासी व्यवस्था चलाई थी, ले आइए उनको वापस, समझते हैं अगर आप उनको किसी लायक। क्यों मुरली मनोहर जोशी जी को बिठा दिया? उन्होंने तो बड़ा इसका वो भी किया था, विरोध भी किया था। अरुण शौरी जी, वो तो कहते हैं हम तो कोमाटोज हो गए भाई बीजेपी के लिए। तो हमारे ऊपर सवाल मत करिए, अपने सवालों का जवाब दीजिए, अपनी चिंता करिए। मुकुल रॉय जी, जिनको आप सारथी बनाकर लाए थे बंगाल के लिए, ऐसी लात मार के गए कि 2017 के बाद उन्होंने कहा मैं भाजपा के साथ नहीं रहना चाहता हूं। अब मैं ये देखूंगी कि मुकुल राय जी के खिलाफ CBI, ED, इनकम टैक्स, इनके जो फ्रंटल्स हैं वो कब पहुंचेंगे, क्योंकि अभी तो गंगा नहा लिए थे, इनके पास आए थे, अब वो दागदार हो जाएंगे क्योंकि इनको छोड़ के चले गए। ये तो आप मानेंगे ना दीपक जी? दीपक जी, ठीक है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं यही सवाल पूछता हूँ, मुझे बताइए संबित जी, आज सुप्रिया जी मुस्कुरा के कह रहे हैं कि आपका घर भी शीशे का है, पत्थर मत फेंकिए कांग्रेस पर। कोई बात नहीं, मैं कहाँ पत्थर फेंक रहे हैं, कहाँ पत्थर फेंक रहे हैं? अब जितिन जी आ गए, ज्योतिरादित्य जी आ गए, अब यही लोगों ने ट्वीट किया था कि कूड़ा जो है कूड़ेदान में चला गया, फेंक हम कहाँ रहे हैं, एक तो आप रहे हैं, और ऊपर से बता, अभी भी कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही थी लात मार के चले गए, और उनके ट्विटर के भाषा को देखिए, ट्विटर में तो इन्होंने जितेंद्र जी को कूड़ा बता दिया कि वो कूड़ा थे, कचरा थे, और कचरा को फेंक दिया गया। अब न जाने कितने कचरा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्या कांग्रेस ही जाने, पूरी पार्टी भी कचरा हो सकती है वैसे तो। दूसरी बात है, देखिए इन्होंने बहुत सारे नेताओं का नाम लिया, मैं तो पूरा समअप करूंगा। सीताराम केसरी, जो अभी प्रियंका जी ने भी गलती से सीताराम येचुरी के बदले सीताराम केसरी ट्वीट कर दिया था, आपको याद होगा, तो सीताराम केसरी जी के साथ तो कैसे पैर उठा उठा के उनको बाहर फेंका गया था और बाथरूम में बंद किया गया था, ये तो आप जानते हैं। बहरहाल वो मैं आदम युग में जाके अभी डिस्कशन करूंगा तो युवा भी उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। इन्होंने कहा हम पत्थर मारते हैं, हम इनका मंगल चाहते हैं, बिल्कुल नहीं दीपक जी। इतने बड़े चैनल पे बैठा हूं, हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी से निवेदन कर रहा हूं, प्लीज राहुल गांधी को अध्यक्ष बना दीजिए। क्या कमी है राहुल गांधी में जो अभी तक अध्यक्ष नहीं बन पा रहे?
क्या कमी है जो 1.5 साल हो गया अध्यक्ष, लोग डिमांड कर रहे हैं, कांग्रेस, हम नहीं, कांग्रेस के लोग डिमांड कर रहे हैं, वी वांट वर्किंग प्रेसिडेंट, वी वांट वर्किंग प्रेसिडेंट। क्यों नहीं? राहुल गांधी से अच्छा वर्किंग प्रेसिडेंट कौन हो सकता है? और मैं आज बिल्कुल राहुल गांधी को, मैं देखिए मैं उनसे छोटा हूं, मगर आशीर्वाद कोई भी दे सकता है, छोटा या बड़ा हर कोई आशीर्वाद दे सकता। मैं राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देता हूं, छोटा होते हुए भी, कि वो सैकड़ों वर्ष की उनकी उम्र हो और वो अनादि काल तक कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता करे, और जैसे कांग्रेस पार्टी को वो अभी आगे बढ़ा रहे हैं वैसे ही अनादि काल तक बढ़ाए। हमें, हम गाली गलौज नहीं करते हैं, हमें कोई आपत्ति, हम ताका झाकी भी नहीं कर रहे, ये सजेशन है। दूसरी बात, आप देखिए, इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में तो परिस्थिति बड़ी खराब है, किसी का किसी से नहीं बन रहा है, सर फुट्टावल सड़क पे हो रहा है। दीपक जी आप बताइए, अगर उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार की, हमारे कार्यकर्ताओं की इतनी हालत खराब है, सड़क पे लड़ाई हो रही है, तो पूरा धर दबोचना चाहिए इस मौके को, कांग्रेस पार्टी को फायदा उठाना चाहिए इसका, इनको गांव-गांव तक चले जाना चाहिए और बिल्कुल जीत का डंका बजा देना चाहिए। मैं तो 2 सवाल पूछना चाहता हूं जी, कि पहली बात तो है, कांग्रेस क्या हर सीट पे चुनाव लड़ेगी? क्या कांग्रेस मुख्यमंत्री के रूप में किसी को प्रोजेक्ट करेगी? क्या राहुल गांधी वायनाड से आके अमेठी में कांग्रेस के लिए कैंपेन करेंगे? क्या वो उत्तर प्रदेश में कैंपेन भी करेंगे? देखिए ये तो बहुत सादा, इतना कुछ खराब होने के बावजूद अगर जितेंद्र प्रसाद जी जो आपके इतने कद्दावर नेता हैं, उनको लगता ही नहीं है कि भविष्य मेरा उत्तर प्रदेश में कुछ है, और वो कल खुद उन्होंने कहा जब वो ज्वाइनिंग कर रहे थे कि मैं यहाँ काम नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ, तो वो आ गए। इतनी खराब परिस्थिति आपकी है तो आपके लोग तो वहां रहने चाहिए। और मुकुल राय जी, देखिए बिल्कुल हमें भी दुख है, मुकुल राय चले गए, हम कभी भी उनके लिए अपशब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। देखिए दीपक जी, एक बात मैं आज स्पष्टता कह दूं, मुकुल जी हमारे साथ रहते तो अच्छी बात होती, हमारे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट भी थे, और पहली बार उन्होंने जिंदगी में कोई इलेक्शन जीता तो हमारी टिकट पे जीता, और हमें फक्र है कि हमने उन्हें टिकट दिया, वो जीते भी। हम कभी उन्हें कूड़ा करकट इस प्रकार की भाषा से संबोधित नहीं करेंगे, वो हमारे बड़े थे, जहां भी रहे वो खुश रहे। देखिए उन्होंने आज एक बड़ी बात कही कि बंगाल की राजनीतिक परिस्थिति ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। अभी आपके चैनल पे और बाकी चैनलों पे भी एक ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है कि हमारे एक बड़े सांसद हैं, जिनके ऊपर, सांसद का नाम जय कुमार राय है, जलपाईगुड़ी के हैं, जय कुमार राय जी के ऊपर और उनके परिवार के ऊपर हमला हुआ है। आप जानते हैं हमला क्यों हुआ है? हमारे सभी सांसद और विधायकों के ऊपर हमला हो रहा है। मुकुल जी के ऊपर पूरी तरह से इंटिमिडेशन उनको किया जा रहा था, हो सकता है उसके कारण भी वो गए हों। ऐसे में बहुत स्वाभाविक है कि लोग अपने परिवार को बचाने की चेष्टा करेंगे। मैं उनके लिए हमेशा कहूंगा कि वो जहां रहें खुश रहें। हम 0 सीट से 3 सीट, 3 सीट से 77 तक गए हैं, ये अनवरत हम लड़ेंगे। देखिए दीपक जी, अगर आप जहाज में जाएंगे, जहाज में टर्बुलेंस भी होगा, कभी कभी जहाज हिलेगा भी, कभी कभी ऐसा लगेगा कि जहाज का पता नहीं क्या होगा, मगर आपके पास अगर एक अच्छा पायलट अर्थात अच्छा नेता है, नेतृत्व है, आपके पास अगर एटीसी है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल है, एक संगठन के रूप में जो आपको गाइड करे, और भविष्य में आपके पास में रनवे है, आपके पास एयरपोर्ट है, अर्थात राजनीतिक यथार्थ है, राजनीतिक जमीन है, तो अगर कभी थोड़ा बहुत जहाज हिल भी जाता है ना टर्बुलेंस के कारण, तो जहाज के यात्री कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हम लैंड करेंगे, क्योंकि हमारे पास मोदी जी है, क्योंकि हमारे पास भारतीय जनता पार्टी का सिस्टम है, हमारे पास आइडियोलॉजी है और कार्यकर्ता। और अंत में एक छोटी सी बात कह के अंत करूंगा दीपक जी, आइडियोलॉजी की बात आज कांग्रेस पार्टी करती है। अभी चंद 2 मई को रिजल्ट आए थे, 5 राज्यों में चुनाव हुए, कम्युनिस्ट जो घोर विरोधी थे कांग्रेस पार्टी के, उनके साथ मिल करके बंगाल में चुनाव लड़ा, और इसी कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ा केरल में। वो लोग आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। केरल में जाके आप कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ कहते थे, बंगाल में आके आप कम्युनिस्ट पार्टी के फेवर में कहते थे। सबसे बड़े अपॉर्चुनिस्ट अगर कोई बन के उभरा है, छोड़िए 1 व्यक्ति 2 व्यक्ति, यहाँ तो पूरी पार्टी के साथ गठबंधन में और वहां पूरी पार्टी के साथ आप अलग लड़ रहे थे, तो ये तो कमाल का अपॉर्चुनिज्म है। ओवर टू यू दीपक जी। दीपक जी मैं आ जाऊं अब। राजनीतिक अवसरवादिता, वो ये भी कह रहे हैं कि आपका जो प्लेन है वो बिना कैप्टन के है। सुप्रिया जी, आपका प्लेन बिना कैप्टन के है और आपके पायलट कहीं इनके प्लेन में, इनके रनवे पे न लैंड कर जाए, क्योंकि इनके पास रनवे भी है, एटीसी भी है और पायलट भी। ये संबित पात्रा का क्लेम है। जवाब जी मैं इसका जवाब जरूर दूंगी, लेकिन उसके पहले मैं एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ। ये क्या है ना, वी वांट वर्किंग प्रेसिडेंट, बार बार दोहरा रहे हैं, वी वांट अ वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, वी वांट अ वर्किंग गवर्नमेंट।
हमें एक ऐसा प्रधानमंत्री चाहिए जो अर्थव्यवस्था को ठीक करे, जो बेरोजगारों को रोजगार दे, जो महिलाओं को सुरक्षित करे, जो आसमान छूती हुई कीमतों को कम करे, जो पेट्रोल डीजल में जो आग लगी हुई है उसको कम करे, जो सिर्फ नेताओं की खरीद फरोख्त में और हारे हुए चुनावों को किसी तरह से सरकार बनाने में मतलब ना रहे, जो कोविड से तड़पते हुए लोगों को बचाए, उनके घावों पर मरहम लगाए, उनके साथ अटखेलियां ना करे, जो कोविड प्रबंधन देखे, जो ऑक्सीजन मुहैया कराए, जो वैक्सीन लगवाए, जो हॉस्पिटलों में बेड दिलवाए, जो बीमारियों से बचाए, जो दवाइयों की जमाखोरी से बचाए। मैं ऐसा प्रधानमंत्री चाहती हूँ। वी वांट अ वर्किंग प्राइम मिनिस्टर एंड अ वर्किंग गवर्नमेंट। द वर्किंग प्राइम मिनिस्टर इज मिसिंग। सरकार तो बिल्कुल कोई काम करती नहीं है और उसका नतीजा है कि हम आज वहां पटक के आ गए हैं जहां पर छोटे छोटे राज्यों से हमें थोड़ा बहुत अनुदान लिखना पड़ रहा है। खैर, मैं अब इसकी बात ये कहना चाहती हूँ, योगी जी के खिलाफ एक लिफाफा बंद दिया गया, ये भाईचारा था। मुझे तो नहीं पता भाई, राधा मोहन सिंह गए गवर्नर जी को एक बंद लिफाफा, सील लिफाफा दे आए। उस सील लिफाफे में क्या था वो तो यही बता सकते हैं। जो गंगा पुत्र थे, गंगा पुत्र जिनको माँ गंगा ने बुलाया था, उन्होंने गंगा को ही शव वाहिनी बना डाला। आपने किसी और प्रदेश में, किसी और देश में बहती हुई लाशें देखी, तटों पर पटी हुई लाशें देखी, राम नामी खसोटते हुए देखा गया? अरे जो जिसकी मृत्यु हो गई उसको तो आदर से जाने दो, राम नामी खसोटी जा रही थी कि वो लाशें दिखे नहीं। ये उत्तर प्रदेश की असलियत है और ये गंगा पुत्र की आंखों के नीचे हो रहा था। उत्तर प्रदेश की मैं एक और बात बता दूं, इन्होंने आइडियोलॉजी की बात करी, ये आइडियोलॉजी की बात करेंगे मुझसे। पीडीपी के साथ दौड़ दौड़ कर सरकार किसने बनाई थी? उसी पीडीपी को जिसको अब आप टेररिस्ट कहते नहीं थकते हैं, उसी पीडीपी को जिसके साथ आप गलबैया कर रहे थे और देखिए कहां पहुंचा दिया उस जगह को। तो मैं सीधी सी बात ये कहना चाहती हूँ कि दूसरे के पायलट, दूसरे के रनवे, दूसरे की एटीसी की बात मत करिए। हाँ, एक बात आपने बिल्कुल सही कही और दीपक जी इस बात का मैं जरूर जवाब दूंगी। इनके पास संसाधन सारे हैं, इनके पास पैसा है, इनके पास एजेंसी है जो इनके फ्रंटर्स बन चुकी है, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, तमाम वो एजेंसी है और उसी से डरा धमका कर ये सरकारें बनाते हैं। कौन कौन सी सरकारें? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कहां की सरकार का नाम लेना मैं शुरू, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, गोवा, जहां जहां माइनॉरिटी में आते हैं बेचारे, खलबली होने लगती। कैसे सरकार बनाए, क्या करें? तो लो खरीद फरोख्त शुरू करो। उस खरीद फरोख्त को आजकल आम भाषा में मीडिया के कुछ चैनल, आपका तो मैं नाम नहीं ले रही हूं, उसको चाणक्य नीति बताते हैं। वो चाणक्य नीति नहीं है, वो घोर अपराध है, वो निर्वाचित सरकारों के साथ खिलवाड़ है। जब आपको कोरोना का प्रबंधन करना था तब ये मध्य प्रदेश की सरकार गिराएंगे, जब आपको ऑक्सीजन मुहैया कराना था तब बंगाल जाके दीदी और दीदी हो रहा था। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गरिमा में रहिए, सरकार को चलाइए। इस देश को एक मिसिंग प्राइम मिनिस्टर से एक वर्किंग प्राइम मिनिस्टर चाहिए और ये मैं पूरी शिद्दत के साथ और पूरी ईमानदारी से कह रही हूँ। सरकार कंप्लीटली मिसिंग है। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, दाम, जिस चीज का नाम ले लीजिए, हर वर्ग त्रस्त है। ठीक है, मैं आपके सवाल को ले जाता हूं। भाई पायलट भी दूसरे का है, रनवे भी दूसरे का है, एयरपोर्ट भी दूसरे का है, किसी को भी लैंड करा रहे हैं। संबित जी, कैसे होगा ऐसे काम? सुप्रिया सीरियस आरोप लगा रही हैं आप पर। नहीं देखिए, खैर आरोप लगाते हुए नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मुस्कुराने का तो हक है। वो लोग तो खुद कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक कंट्री अब रहे नहीं, इनको मुस्कुराने का भी अधिकार हम देते नहीं है, मगर मुस्कुरा तो रही है। मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री तो है ना, मुस्कुराहट तो छीना नहीं है ना हमने। दूसरी बात है, देखिए, इन्होंने कहा कि वी वांट अ वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, वी वांट अ वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। अभी मैं पूछ लूंगा कि कौन हो सकता है वो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, तो अपने प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट का नाम तक नहीं बता पाएंगे। चलिए मैं अभी 1 सेकंड का ब्रेक लेता हूं। अगर कांग्रेस की प्रवक्ता इसका जवाब देना चाहें कि चलिए आपको लगता है कि अभी के प्राइम मिनिस्टर वर्किंग नहीं है, आपको क्या लगता है कौन से प्राइम मिनिस्टर वर्किंग हो सकते हैं? आप नाम ले सकती हैं क्या? मैं एक सवाल पूछता हूं, 10 सेकंड में उसका जवाब दे सकती है तो दे दे, वरना मैं कंटिन्यू करूंगा। फिर कौन हो सकता है वो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर? आज के प्रधानमंत्री तो काम नहीं कर रहे हैं। कौन होगा ये वर्किंग प्राइम मिनिस्टर? मैं बोल रही हूँ, आज के प्रधानमंत्री भाषण, कौन होगा ये वर्किंग प्राइम मिनिस्टर? कौन होगा ये वर्किंग प्राइम मिनिस्टर? जिसको जनता चुनेगी वो होगा। मेरे लिए वर्किंग प्राइम मिनिस्टर राहुल गांधी है। हर एक चीज जो उन्होंने कही मोदी जी ने फॉलो करी। ये किया मोदी जी ने। मनमोहन सिंह जी को क्या कहते थे? दीपक जी, मैंने 10 सेकंड के लिए कहा था, आपने अनुमति दी, अब मैं बोल लूं। ये मैं कहना चाहती हूं। अब मैं बोल लूं। ठीक है, सुप्रिया जी जवाब हो गया आपका। संबित, फिर मैं आपके पास आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। देखिए दीपक जी, अभी मैंने पूछा कि इनके हिसाब से मोदी जी वर्किंग प्राइम मिनिस्टर नहीं है।
और जब मैंने इनसे पूछा कि आपके हिसाब से वर्किंग प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकते हैं, इन्होंने कहा मेरे हिसाब से राहुल गांधी वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। देखिए, मैं सिर्फ इनसे मैं सुझाव दे रहा हूं, भाई के नाते सुझाव दे रहा हूं, पहले वर्किंग प्रेसिडेंट तो उन्हें बना दीजिए, यही तो मैं बोल रहा हूं। कैसे डायरेक्टली वो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे? पहले उनको वर्किंग प्रेसिडेंट बनाइए, पहले उनको पार्टी मैनेज करना सिखाइए, थोड़ा एक्सपीरियंस दिलाइए, फिर तो उनको उतारिए। और फिर मैं तो ये सवाल पूछ रहा था, जो व्यक्ति भविष्य में वर्किंग प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर, वो कम से कम उत्तर प्रदेश में चुनाव की रणनीति में कैंपेनिंग करने तो जाएगा, और अपने गृह जिला, अपने गृह क्षेत्र अमेठी में तो जाएगा ही। मुझे लगता है जाएगा या नहीं जाएगा, ये सब भी तो सवाल जनता के मन में आ रहा है। और जनता जनार्दन, मुझे बहुत लंबा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कंपेयर करिए मोदी जी प्राइम मिनिस्टर और कांग्रेस पार्टी के हिसाब से राहुल गांधी वर्किंग प्राइम मिनिस्टर। आप कंपेयर करिए, आप सोचिए जरा। मुझे लगता है मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं, ये सोच पे छोड़ दिया जाए लोगों की। दीपक जी, मैं आ जाऊं 2 मिनट के लिए? ठीक है सुप्रिया जी, मैं एक इंस्टेंस को याद करना चाहूंगा। 2007 के विधानसभा चुनाव, बनारस में राहुल जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और वहां पर मैंने पूछा था, आप उत्तर प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कितनी सीटें मतलब कांग्रेस गेम में आ गए उत्तर प्रदेश में? तो राहुल गांधी अपनी कुर्सी से खड़े हुए और उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं सीटों पर बात नहीं करूंगा, लेकिन कांग्रेस 2007 के इन विधानसभा चुनाव में यूपी में खड़ी हो जाएगी, और वो कुर्सी से खड़ी हो गए। मुझे बताइए कि कांग्रेस आज तक क्यों नहीं खड़ी हो पाई वहां पर? हाँ, मैं बताऊंगी जरूर, लेकिन उसके पहले मैं अपने भाषणजीवी प्रधानमंत्री के बारे में भी 2 शब्द उनकी इज्जत अफजाई के लिए जरूर कहूंगी। और इसलिए कहूंगी क्योंकि आखिर भाई हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल में हमारी इकोनॉमी पहली बार रिसेशन में चली गई। हमारे 2 करोड़ से ज्यादा लोग, नौकरीशुदा लोगों की नौकरियां चली गई। 97% जनता हिंदुस्तान की पहले से गरीब हो गई। हमारी पर कैपिटा जीडीपी 1 लाख से घटकर 99,000 पर पहुंच गई, और 3 साल में आज एवरेज हिंदुस्तानी 3 साल से पहले जितना गरीब हो गया। यह प्रधानमंत्री जी की देन है। प्रधानमंत्री जी की देन है कि हमारी जो पॉलिसी हमने अपनाई, उसके चलते हमारी नेबर्स फर्स्ट पॉलिसी जो थी, हमारे नेबर्स ने चीन को आने की अनुमति दे दी। कॉक्स बाजार में बांग्लादेश अब वहां पर सबमरीन बनवा रहा है। प्रधानमंत्री जी का इतनी प्लानिंग थी, इतनी दूरदर्शिता थी कि जब ऑक्सीजन प्लांट लगाने थे तो 9 महीने तक लगे नहीं। लोगों ने तड़प तड़प कर, बेदम होकर इस देश में दम तोड़ा है, और उन लोगों ने सवाल किया, उनके प्रियजनों ने सवाल किया है कि क्या ये लोग बचाए नहीं जा सकते थे? आगरा का एक नृशंस कांड आता है मेरे मन में, और इसलिए आता है क्योंकि थोड़ी दूरी पर है यहाँ से आगरा। आगरा में 22 लोगों की मौत हो जाती है क्योंकि एक राक्षस वहां पर मॉक ड्रिल करता है। लेकिन कभी सोचा है मॉक ड्रिल क्यों करनी पड़ी? क्योंकि अस्पतालों के पास तब ऑक्सीजन नहीं था। मेरे पास कितने फोन आते थे ऑक्सीजन के लिए, 9 में से 10 की मदद हम कर पाते थे, और जिसकी मदद नहीं कर पाते थे वहां पर मौत हो जाती थी और रात को नींद नहीं आती थी। हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु बनने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने हमारी वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। और एक बात याद रखिएगा, सिर्फ 16% उसमें से मैत्री थी, डिप्लोमेसी थी, बाकी सारी की सारी कमर्शियल एक्सपोर्ट था। उनके लिए देश भी प्राथमिकता दीपक जी, अब मैं आ जाऊं, देशवासी भी प्राथमिकता नहीं है। ये मैं कहना चाहती हूँ अपने भाषणजीवी प्रधानमंत्री के लिए, और इसलिए कहूंगी क्योंकि प्रधानमंत्री का भाषण में जुबानी जमा खर्च में ज्यादा विश्वास रहता है, और इसके सवाल तो पूछे जाएंगे प्रधानमंत्री से। और मुझे मुस्कुराने की आजादी देकर कोई आप मुझ पर एहसान नहीं कर रहे हैं। अगर आपने मेरी मुस्कुराने की आजादी छीनी तब मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह दम्भ और अहंकार से मत बोलिए, क्योंकि डेमोक्रेसी है तो मुस्कुराने की आजादी है। हमारी मुस्कुराहट आपकी रावण हंसी पर थोड़ी निर्भर करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप गाली भी दे सकती हैं, वो आजादी भी हमने आपसे छीना नहीं है। बिल्कुल गाली भी दे सकती हैं, कोई आजादी नहीं। तथ्यों पर बात करिए ना, क्यों 11.5% बेरोजगारी है? दीपक जी, फिर ये शुरू हो गई। मैं तो कितनी शांति से बात कर रहा हूँ। आप देखिए, बौखलाया हुआ नहीं हूँ, शांति से बात कर रहा हूँ, शांति से बात कर लूँ। दीपक जी, इन्होंने, आप बताइए दीपक जी, 2013 से आज तक कभी कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री को गाली ना दी? इकोनॉमी खराब हो गया, नौकरी नहीं थी। ये तो नौकरी नहीं थी, इस विषय पे 2019 से पहले 2018 में नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आए थे। चोर, क्या क्या चौकीदार ही चोर है, और क्या क्या नहीं बताया। चाइना को लेकर किस प्रकार से, आप याद करिए, डोकलाम में टेंट के नीचे पकड़े गई थी पूरी की पूरी गांधी परिवार, और ये हमारे को चाइना के बारे में बता रहे थे। एमओयू के बारे में भी हर कोई जान। देखिए, मैं बीच में नहीं बोला था दीपक जी, फिर इनकी आदत शुरू हो जाती है। मुझे लगता है इनको याद दिलाना पड़ेगा। ऐसा अच्छा सुप्रिया जी, कंक्लूड करने दीजिए।
मुझे पता है आप दोनों को जाना है। देखिए, मैं आज बिल्कुल नहीं, मैं खुले 10 दिल सेकंड से बोलना चाहूंगी। मैं खुले दिल से एक बात कहना चाहूंगा। स्वागत है मोदी वर्सेस राहुल, ये हिम्मत दिखाए कांग्रेस पार्टी, डिक्लेयर करे कि राहुल गांधी हमारा पीएम कैंडिडेट है। मैं चैलेंज करता हूं आज के दिन में, इतने बड़े बड़े प्रवक्ता आके इतने बड़े बड़े भाषण देने से कच्चू होगा, कुछ नहीं होने वाला है, मगर डिक्लेयर तो करो कि ये हमारा पीएम कैंडिडेट है। क्यों डरे हुए हो डिक्लेयर करने से? डिक्लेयर तो करो कि ये हमारा प्रेसिडेंट है, यही हमें लीड करेगा। अरे डिक्लेयर ही नहीं कर रहे हैं, जबकि हम डिमांड कर रहे हैं। वी आर डिमांडिंग राहुल गांधी। मैं डिमांड करता हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते कि हाँ, हम भी चाहते हैं मोदी वर्सेस राहुल गांधी हो। राहुल गांधी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट के रूप में कांग्रेस पार्टी अभी घोषित करे, अभी घोषित करे। क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? क्यों नहीं घोषित कर रहे हैं? G23 भी डिमांड कर रही है, इनके खुद के लोग बोल रहे हैं नेता नहीं। क्यों नहीं डिमांड हो रहे? क्यों नहीं इस डिमांड का इज्जत रखा जा रहा है? इतनी बड़ी भाषण अभी दे दी गई कि हमारे को एक वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए, वर्किंग प्राइम मिनिस्टर चाहिए, वर्किंग सरकार चाहिए। मैं आज ये चैलेंज दे रहा हूं, अभी इस पैनल पे डिक्लेयर किया कांग्रेस पार्टी करे कि हाँ, हमारे प्रेसिडेंट राहुल गांधी होंगे। हाँ, 24 में जब चुनाव होंगे मोदी वर्सेस राहुल गांधी होगा। इतना करके तो देख लें, फिर वो जानते हैं क्या होने वाला है। दीपक जी, मैं आ जाऊं 30 सेकंड के लिए? बताइए सुप्रिया जी, क्विक कमेंट। दीपक जी, मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि मैं फिजूल की बहस करती नहीं हूं, आप मेरा नेचर जानते हैं, मैं तो आंकड़ों से बहस करती हूं। लाल आंखें दिखानी थी लेकिन बैन पबजी कर दिया। और सुन लीजिए, 5 महीने पहले, 5 महीने इस साल के चाइना से ट्रेड 70% बढ़ा दिया मोदी जी ने। ये बड़ा नायाब तरीका है लाल आंखें दिखाने का और लाल आंखें छोड़िए, प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर तो करिए राहुल गांधी को। लाल आंखें तो बाद में करेंगे। ट्रेड बढ़ाया चीन के साथ, प्लीज डिक्लेयर कर दीजिए ना। लेकिन मूल सवाल, उन्होंने आपसे सवाल पूछा, क्या राहुल गांधी को डिक्लेयर करेंगे आप? हम कभी भी प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर नहीं करते हैं, ये हमारा संसदीय दल तय करता है, जैसे इनकी पार्लियामेंट्री बोर्ड ने तय किया था। आप इस बहस में मुझे मत फंसाइए, मैं तो सवाल पूछूंगी, चाइना के साथ हमारा ट्रेड क्यों बढ़ा? नहीं करेंगे, फिर वो वर्किंग प्राइम मिनिस्टर कैसे हो सकता था? चाइना नहीं, मगर अभी दीपक जी इन्होंने कहा कि वर्किंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो राहुल गांधी हो सकते हैं। बैन कर रहे साहब? ठीक है, 30 सेकंड कंक्लूड कर। संबित जी कंक्लूड करिए। 9-1 हो गई, आप दोनों को जाना है, मुझे पता है। मेरा दूसरा पैनल आ जाएगा तब तक। देखिए, कंक्लूडिंग कमेंट तो मैं इतना ही कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को डिक्लेयर करने से शर्मा क्यों रही है, इतना आनाकानी क्यों कर रही है? अरे हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। चाइना के साथ मोदी जी का क्या रिश्ता है? मोदी जी क्यों नहीं कोरोना के कुप्रबंधन पे काम कर रहे हैं? राहुल गांधी का नाम भी लेना नहीं चाहते, लगातार सिर्फ भाषणबाजी करते हैं, गड़ियाली आंसू बहाते चले जाते हैं। देखिए, राहुल गांधी जी का नाम भी नहीं तो आपकी पॉलिटिक्स चलेगी नहीं। अभी कतार बड़ी लंबी है संबित जी, परेशान ना होइए, कतार बड़ी लंबी है आपके लिए। दीपक जी, मैं जा रहा हूँ, छोड़िए, आप रहने दीजिए। मैं तो आपको शुभकामनाएं देती हूँ। प्रवक्ता थोड़ी प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, पहले लाइए, समाप्त हो जाए। ठीक है, मैं यहीं पर रोकूंगा, दोनों को यहीं पर रोकूंगा। इस बहस को एक दिन फिर आगे बढ़ाया जाएगा और इसी सवाल से बढ़ाया जाएगा। संबित आपका और सुप्रिया जी आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सीधे अपने नेक्स्ट पैनल के साथ चलूंगा और इसी पर बहस करेंगे कि पार्टियों में भगदड़ क्यों, क्या 2022 और 2024 की आहट है। मेरे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, मेरे साथ जुड़ गए हैं बीबीसी के फॉर्मर एडिटर संजीव श्रीवास्तव जी, मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनोज यादव जी जुड़ चुके हैं, अवनीजेश अवस्थी जी डीयू के प्रोफेसर और संघ के विचारक जुड़ चुके हैं, मेरे साथ थोड़ी ही देर में कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत जी जुड़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत में राहुल देव जी से कर लेता हूं इस बहस की। और राहुल जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, बड़ी जल्दी आहट आने लगी 2022 और 2024 की, पार्टियों में ये भगदड़ क्यों मच गई है और आपको क्या लगता है, क्या विचारधारा के आधार पर दल बदला जाता है? ये गलतफहमी तो हम लोगों की कई दशक पहले दूर हो जानी चाहिए थी दीपक। तो अब ये प्रश्न बहुत ही अप्रासंगिक हो गया है। सबको पता है कि दल क्यों बदले जाते हैं, तो अब इस बुलावे में रखने से क्या फायदा। तो सीधी बात है कि जहाँ जिधर की घास ज्यादा हरी दिखाई देती है उधर लोग जाते हैं, और जब लगता है कि वहाँ काम नहीं बनेगा, पेट नहीं भरेगा या अपेक्षाएं पूरी नहीं होगी, या जो छोड़ के आए हैं वहाँ अब ज्यादा वजन बढ़ गया है, घास ज्यादा हरी हो गई है और पौष्टिक हो गई है, तो लौट जाते हैं। तो ये अब हम देख रहे हैं। तो पश्चिम बंगाल में तो हमें बहुत साफ साफ दिख ही रहा है। तो वहाँ पहले एक दिशा में भाजपा की दिशा में भगदड़ थी, अब भाजपा से भागने की भगदड़ है, वापस तृणमूल में जाने की। तो बहुत सीधा मामला है ये। दूसरी बात कि
विचारधारा अब लगभग अप्रासंगिक है। विचारधारा शायद मतलब मैं इसका ये अर्थ निकाल लेता हूं, जिधर माल उधर बाल। बिल्कुल, और क्या बचा है। और इसके बारे में जनता को भी कोई खुशफहमी और गलतफहमी नहीं है। सिर्फ ये होता है कि जो स्थानीय स्तर पर मजबूत लोग होते हैं जमीन पर, उनके अपने कार्यकर्ता होते हैं और उनके एक निजी अनुयायियों की एक बड़ी संख्या होती है, छोटी या बड़ी जैसी भी हो, और वो उनके साथ चली आती है। तो उन नेताओं की कीमत इसी से आंकी जाती है कि आपके पास कितने वोट ट्रांसफर करने की क्षमता है। और ये होता है हमारे यहाँ, चाहे वो जातियों के नाम पर हो या उपजातियों के नाम पर हो या वो वर्ग के नाम पर हो या एक परिवार के नाम पर हो या धर्म के नाम पर। तो ये जो इधर से उधर आने जाने वाले नेताओं की हैसियत है, वो बिल्कुल उनकी वोट ट्रांसफरिंग पावर की है, शक्ति की है, और कितने वोट ला सकते हैं वो इसकी है। ठीक है, मैं संजीव जी से यही सवाल लेता हूं, लेकिन उससे पहले मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं, प्रिया वालिया मेरठ से। क्या विचारधारा के आधार पर पार्टी बदली जाती है? प्रिया जी, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सर, बदली जाती है जब लगता है कि हमारे लिए करने के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, तो हर इंसान ये सोचता है कि हम दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं, शायद वहां हमारा कुछ भला हो जाए। मतलब कुर्सी दिखती है या विचारधारा दिखती है? सर, कुर्सी भी दिखती है और विचारधारा भी दिखती है, डिपेंड करता है। ठीक है, मैं सीधे संजीव जी के पास चलता हूं। संजीव जी, कुर्सी दिखती है, विचारधारा दिखती है, यहीं से बात शुरू करते हैं आज। इसका जवाब तो थोड़ा बहुत राहुल देव जी ने दे दिया कि ये तो बात ही आज के समय में अप्रासंगिक है, चाहे वो जतिन प्रसाद की हो चाहे मुकुल रॉय की हो। जिसको लगता है जहां उसके बेहतर भविष्य की परिकल्पना है, जहां उसकी सुविधाएं थोड़ी बेहतर हो जाएंगी, जहां अच्छा पद मिल जाएगा, जहां ज्यादा प्रासंगिक बन जाएंगे, बस वहीं चल देते हैं लोग। तो विचारधारा की बात तो गौण हो चुकी है, और खासकर पिछले कुछ वर्षों की राजनीति में तो जो आयाराम गयाराम का सिलसिला है, उसमें विचारधारा तो किसी के आसपास भी नहीं फटकी है, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे जो बीजेपी में आने वाले दूसरे अन्य नेता हैं, चाहे कोई इक्का दुक्का उदाहरण, जैसे हाल में अब कुछ लोगों ने बीजेपी छोड़ के जाना शुरू किया। इसमें विचारधारा की क्या बात है? अगर 4 साल से मुकुल रॉय बीजेपी में थे, आज टीएमसी में चले गए, तो विचारधारा की क्या बात है? उनको दिख रहा है कि भाई बीजेपी का कोई भविष्य नहीं है बंगाल में, तो चलो वापस। जतिन प्रसाद को लगता है कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है यहाँ, तो चलिए ये सिंधिया जी को लगा कि मैं मुख्यमंत्री यहाँ नहीं बनूंगा, चलिए यहाँ मेरे नजरअंदाज किया जा रहा है मुझे, तो मैं वहां चल दिया। तो कोई भविष्य की ही सारी बात है, अपनी किस तरह से अपना हित कैसे सधे, वही मुद्दा रह गया है बस। और बाकी तो बहाने तो ढूंढ ही लेते हैं लोग जब अपने एक्शन को जस्टिफाई करने के लिए। तो जो आज 20 साल से 2 बार मंत्री बन गए, इतने पद मिल गए, सब कुछ हो गया, अब उनको लगता है कि साहब मेरे लिए अब अच्छी जगह नहीं है कांग्रेस, तो चले गए जतिन प्रसाद, फाइन भाई। स्वार्थी होने में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन स्वार्थ को कम से कम विचारधारा का जामा पहना के ढोंग मत कीजिए। ठीक है, मैं सीधे सुरेंद्र राजपूत जी के पास चलता हूं और सीरियस सवाल की तरफ आता हूं। सुरेंद्र जी, मैं एक तस्वीर दिखाता हूं, उसमें मधु गौड़ा याक्षी हैं, इसमें सचिन पायलट है, इसमें जितिन प्रसाद हैं, इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं और इसमें मिलिंद देवड़ा है। ये तस्वीर आपकी 2004 की है और आपने लिखा है फ्यूचर इज हियर। ये फ्यूचर दूर क्यों होता जा रहा है कांग्रेस से? सही प्रश्न भी किया, और हमारे जो 2 वरिष्ठ साथी थे, संजीव जी और राहुल भाई, इन लोगों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। आज की डेट में ये अपने आप में सच है कि कांग्रेस ने अपनी विचारधारा नहीं बदली है, और जिन लोगों को सत्ता अपनी एक विचारधारा लग रही है, सत्ता के बगैर जो नहीं जी पा रहे हैं, जिन लोगों को ये लग रहा है कि हम विपक्ष में रह करके काम नहीं कर सकते हैं, उन लोगों ने किसी न किसी बहाने से पार्टी छोड़ी है। और ये चाहे वो ज्योतिरादित्य जी हों और चाहे इस वक्त हमारे जितिन प्रसाद जी हों। हमने तो आप देखिए ना, 2004 से लेकर 2021 तक, जैसे राहुल जी और संजीव जी कह रहे थे, क्या नहीं दिया। 2004 में मंत्री बनाया, 9 में मंत्री बनाया, 14 का टिकट दिया, हारे, 17 का टिकट दिया, हारे, 19 का टिकट दिया, हार गए। उसके बाद महासचिव बनाया, महासचिव बनाने के बाद बंगाल का प्रभारी बनाया। और क्या कर सकते थे? हाँ,
सत्ता हमारे पास नहीं तो सत्ता के सुख हम नहीं दे सकते। अब जिसको सत्ता का सुख लेना है वो सत्ता की तरफ जाता है। और आज आप देखिए, एक बात और मेरी रह गई थी, राहुल भाई पता नहीं सहमत होंगे या नहीं होंगे, इधर नई एक जो भारतीय जनता पार्टी ने नीति रीति और प्रीति चलाई है दीपक भाई, वो है दबाव की राजनीति। जितने राज्यसभा के मेंबर हैं जिनको चेंज कराया गया है, उनको सबको कहीं ना कहीं, किसी को ईडी का धमकी दिया गया है, किसी को सीबीआई का धमकी दिया गया है, किसी को इनकम टैक्स का धमकी दिया है। अब चाहे मुकुल राय को ही ले लीजिए, अब आप देखिए मुकुल राय अब दोबारा से नारदा सारदा के दागी हो जाएंगे, दोबारा से उनके पास सीबीआई की रेड आ जाएगी, दोबारा से ईडी की रेड आ जाएगी, दोबारा से इनकम टैक्स की रेड आ जाएगी। तो ये जो दबाव की राजनीति सत्ता ने शुरू की है, भाजपा ने शुरू की है, ये एक नए किस्म की राजनीति है। बाकी स्वार्थ की राजनीति तो निश्चित तौर पर पूरी तरीके से आपसे भी सहमत हूं, संजीव जी से भी सहमत हूं और मैं राहुल भाई से भी सहमत हूं। मनोज यादव जी, क्या पार्टी ने विचारधारा पीछे छोड़ दी है? आप पर यह आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, और ये लगा रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के नेताओं को, आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी आप बनाते जा रहे हैं। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि वो लोग तो विचारधारा की कदापि बात ना करें। जो लोग मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन बना करके सरकार बनाते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर जो कम्युनिस्टों के साथ खड़े होते हैं और केरल के में उनके विरुद्ध में खड़े होते हैं, तो वो इस तरह की विचारधारा की कोई बात ना करें। लेकिन जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। कांग्रेस का पूरा इतिहास है। आप देखिए, चौधरी चरण सिंह जी अलग हो गए 1967 में, आपने देखा कि कई कामराज और सिंडिकेट चलता था, उसमें से इंदिरा जी अलग हो गई। 1977-78 में आपने देखा इंदिरा गांधी जी ने अपनी इंदिरा आई बनाई, इंदिरा ओ बनी। उसके बाद 1990 के दशक में आप देखिए किस तरह से अर्जुन सिंह जी अलग हो गए, टीएमसी अलग हुई, उन्हीं से टीएमसी निकली है, आपके शरद पवार जी अलग हो गए। और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले G23 बना, G23 का नेतृत्व आजाद जी, आनंद शर्मा जी, जिसमें जितिन प्रसाद जी भी थे, ऐसे अनगिनत फहरिस्त थी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े दिग्गज इनके लोग थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें एक वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए। लेकिन ये बताइए कि वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों नहीं दिया गया? देखिए ऐसा है दीपक जी, इस पार्टी जो ये एक परिवार एक पार्टी को चला रहा था, अब एक परिवार ही पार्टी बन चुका है। बेटा बेटी माई जवाई, यही है कांग्रेस भाई, इसके अलावा कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। और जिस तरह से जतिन प्रसाद जी को इन्होंने कहा कूड़ा था, कूड़ेदान में चला गया। और अभी जो टीएमसी के बारे में बात कर रहे थे, मुकुल राय के बारे में, हमने उनको कोई गाली नहीं दी है, ठीक है, वो वापसी कर गए। लेकिन मुकुल राय जी का आपने स्टेटमेंट अच्छा अगर गौर से देखा हो तो उस स्टेटमेंट को चलाइए। उसमें स्पष्ट रूप से मुकुल राय जी ने कहा कि भैया इस हालात में बीजेपी में रहना संभव नहीं है, क्योंकि वहां जिस तरह से बम और बंदूक तंत्र चल रहा है, वहां पर हमारे शुभेंदु अधिकारी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर एफआईआर लॉन्च कराई जा रही है, जिस तरह से डराया जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में चुनाव के बाद में सबसे ज्यादा अगर वहां से पलायन किसी चुनाव के बाद हुआ है तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो ये जो चल रहा है ये केवल और केवल अवसरवादी लोग हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो चुकी है। आपने देखा कि एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास में दीपक जी, मैं पढ़ के भी बता दूं थोड़ा सा आपको। 2013 से किस तरह से इनके नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, ठीक है, मैं आऊंगा, अभी बहुत वक्त है मनोज यादव जी हमारे पास। एक क्विक जवाब सुरेंद्र राजपूत जी से ले लेते हैं, एक क्विक जवाब सुरेंद्र राजपूत जी से ले लेते हैं। नाम आप बता दीजिएगा सुरेंद्र राजपूत जी को, हम फिर आएंगे इस बहस में। लेकिन आप पर आरोप है विचारधारा नहीं, परिवार ही पार्टी है आपके लिए। राजपूत जी, ये सच बात ये है दीपक जी, हम इसको भी स्वीकार करते हैं। जिसके पास परिवार होगा ना, वो परिवारवाद की बात करेगा। जिसके पास परिवार नहीं होगा, जो नागपुर की पैदाइश होगा, वो परिवार की बात क्या करेगा? तो ये इस चीज का द्योतक है। परिवार वाले प्यार करते हैं, आप भी परिवार वाले हैं दीपक भाई, और परिवार वाले पैनल में जितने लोग बैठे हुए हैं सब परिवार वाले हैं। तो वंशवाद और परिवारवाद भारत की संस्कृति का हिस्सा है, इस चीज को मानना पड़ेगा। दूसरी बात, बगैर जाने समझे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह के बारे में गाली गलौच करना, कामराज को बातें करना, नीति नियम और सिद्धांत के विरुद्ध बात करना, मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को शोभा नहीं देता। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की नीति नियम और नैतिकता क्या है, सिर्फ सत्ता इनकी नीति है, सत्ता इनका नियम है और सत्ता ही इनकी नैतिकता है। ये अपने आप में सच है। उत्तर प्रदेश भी ये बता रहा है और बंगाल भी ये बता रहा है। कल तक वही मुकुल राय इनके लिए बहुत अच्छे थे, आज शुभेंदु अधिकारी। ठीक है, मैं सीधे अवनीश जी के पास चलता हूं। मनोज जी, मैं 1 मिनट में आपके पास आऊंगा। एक क्विक कमेंट अवनीश जी से, फिर मनोज जी से। सुरेंद्र जी,
ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा, तुरंत आऊंगा सुरेंद्र जी, जब मनोज जी जवाब दे लेंगे। अवनिजेश जी मुझे बताइए, क्या वाकई विचारधारा है कांग्रेस के पास, और क्या परिवार पार्टी है, पार्टी परिवार है? मनोज जी ने इसको एक्सप्लेन किया, कैसे देखेंगे सुरेंद्र राजपूत जी की बातों को, क्योंकि वो तो बीजेपी की कमी गिना रहे, बोल रहे नागपुर की पैदाइश है भाई ये तो। दीपक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? दीपक जी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, बोलिए बोलिए बोलिए, मैं इंतजार ही कर रहा हूं आपके बोलने का। जी बिल्कुल, दीपक जी आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल बोलिए अवनिजेश जी। मैं एक बात कह दूं आज, दीपक जी एक तरफ वो नागपुर की बात भी करते हैं, दूसरी तरफ संजीव श्रीवास्तव या राहुल देव जी कहते हैं कि विचारधारा का अंत हो गया। विचारधारा के अंत होने की बात, ये बहुत पुरानी बात है, ये 20 साल पुरानी बात है, जब इतिहास का अंत का घोषणा कर दी गई, विचारधारा का अंत का घोषणा कर दी गई। और सचमुच मैं कहता हूं कि राजनीति के क्षेत्र में नहीं, फिर तो मैं सब जगह देखता हूं, अगर स्वार्थ की देखें तो कहां पे स्वार्थ नहीं है? मीडिया में स्वार्थ नहीं है क्या? वहां पर जिस तरीके से खबरें प्लांट होती हैं, पेड न्यूज की इतनी बड़ी बड़ी खबरें छपी हैं, संजीव जी आप तो जानते होंगे, इस तरीके से आज भी जितने पोर्टल हैं और डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसमें किस तरीके से खबरें प्लांट की जाती हैं, सबको मालूम है। महत्वपूर्ण बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज अगर इस तरीके से जितिन प्रसाद के बारे में आज कांग्रेस के एक नेता क्या बोलते हैं कि वो तो वर्णवादी हैं, धर्मनिरपेक्ष नहीं थे, सांप्रदायिक थे। 24 घंटे के अंदर ये कैसे बदल जाती है? ये विचारधारा किसकी बदली? ये विचारधारा बदली किसकी? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस दिन कांग्रेस को छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस दिन छोड़ा, उस दिन के 24 घंटे के अंदर उनकी संपत्ति के बारे में घोषणा होने लग गई। तब तक नहीं मालूम था क्या कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की कितनी संपत्ति है? किसके बारे में बताऊं आपको? जगदंबिका पाल यादव के बारे में बताऊं, टॉम वडक्कन के बारे में बताऊं, एसएम कृष्णा के बारे में बताऊं, रीता बहुगुणा जोशी के बारे में बताऊं, विजय बहुगुणा के बारे में बताऊं, किसके बारे में बताऊं मैं? ये ठीक है। और व्यक्ति कहता है कि मैं राजनीति में आया हूं तो मैं राजनीति उस राजनीतिक दल को स्वीकार करूंगा जिस राजनीतिक दल में रह करके मैं कुछ कर पाऊंगा। यहाँ तो जहां कुछ कर ही नहीं सकते, सिर्फ एक परिवार की चाकरी करनी है, हाँ में हाँ मिलानी है, वो भी मुलाकात का समय मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं मिल जाए तो कोई बात नहीं। इसलिए एक सकारात्मक दृष्टि से पूरे इस प्रकरण को देखना चाहिए। ये ठीक है कि राजनेताओं में सत्ता के प्रति आकर्षण होता है और लोग दल बदल भी ज्यादातर इसी कारण से करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को सिर्फ यहां तक छोड़ देना, जब खास तौर से तब जब जितिन प्रसाद को एक सिर्फ ब्राह्मण नेता घोषित कर दिया गया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को महाराज, अब तक कहते थे महाराज कहने से बचा जाने लगा। ये जो एक तरफा दृष्टि है ना, ये एक तरफा दृष्टि चलती नहीं, और इसका वो राजनीतिक दल भुगत भी रहे। आज उत्तर प्रदेश में कितने संख्या है? 425 में से 5 हैं विधायक और 80 में से 1 है सांसद। ये है हकीकत, कांग्रेस की हकीकत ये है। जब वो कहते हैं, राशिद अल्वी ने कहा कि आत्ममंथन करना चाहिए, मुझे लगता है उनकी भी खिंचाई हो जाएगी। G23 के लोगों ने कहा, उन्होंने कहा, लेकिन किसी की सुनवाई नहीं होनी यहाँ पर, वो विचारधारा नहीं है। और आप कहते हैं कि किसी की विचारधारा नाम की कोई चीज नहीं है, तो ठीक है, आप मत कहिएगा कि कोई सांप्रदायिक है, कोई मत कहिए कि मैं धर्मनिरपेक्ष हूँ, वो सांप्रदायिक है। ठीक है, मैं यहाँ पर एक ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद शुरुआत करूंगा, और मुख्य बात से शुरुआत करूंगा, जो बात अवनिजेश जी ने कही है कि महाराज को गद्दार कहा गया मध्य प्रदेश कांग्रेस की तरफ से, और जितिन प्रसाद को कूड़ा करकट, तो 24 घंटे में ये कैसे बदलता है, इस पर भी बात होगी। ब्रेक के बाद जो सवाल अवनिजेश जी ने उठाया है, राहुल जी भी बने हुए हैं, संजीव जी भी बने हुए हैं, मनोज जी भी बने हुए हैं, और सुरेंद्र राजपूत भी बने हुए हैं। ब्रेक के लिए